Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about barrier methods. कल की क्लास में हमने अपना नेचुरल मेथड बहुत अच्छे से कंप्लीट करा था। मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया था। तो आज की क्लास में हम अपना बैरियर मेथड शुरू करेंगे, ठीक है। सो बैरियर मेथड क्या है? देखो, जो नेचुरल मेथड हमने किया था उसमें हमने किसी भी डिवाइस का यूज नहीं किया था। नेचुरल मेथड में क्या था कि जो कपल्स थे वो अपना जो यूजर था, ये जो कपल था वो क्या कर रहा था, वो अपना ज्यूम कर रहा था, अपनी साइकिल पे डिपेंड कर रहा था और उस हिसाब से अपने असम्पशंस के बेसिस पे मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड। यहाँ पे बैरियर का मतलब यहाँ पे हम किसी डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक है। सो बैरियर मेथड नाम से ही पता लग रहा है कि बैरियर क्या होता है। बैरियर मतलब किसी के बीच में दीवार खड़ा करना, वही तो बैरियर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइस होगा वो किसकी तरह काम करेगा? एक बैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है। जो बैरियर मेथड है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो काम क्या कर रहा है? वो ओवम और स्पर्म की मीटिंग को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको ओवम और स्पर्म को मिलने ही नहीं देना है, और जब ओवम और स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैरियर्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और ये जो बैरियर्स है ये मेल्स के लिए भी होता है और फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है। जो सबसे पहले हमारा बैरियर है वो है हमारे कॉन्डम्स, ठीक है। ये तो कॉन्डम्स क्या है? दे आर मेड अप ऑफ रबर और थिन लेटेक्स। लेटेक्स क्या है? लेटेक्स भी एक मॉडिफाइड रबर टाइप का ही हमारा वो होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये कॉन्डम्स किसके बने हुए हैं? रबर का बना हुआ है और थिन लेटेक्स का बना हुआ है। मेल कॉन्डम्स यूज टू कवर पीनस। जो मेल का कॉन्डम होगा वो क्या कवर करेगा? वो पीनस को कवर करेगा। और जो फीमेल का कॉन्डम होगा इट इज यूज टू कवर विजाइना और सर्विक्स। वो किसको कवर करने वाला है? विजाइना को और सर्विक्स को कवर होगा। जैसे कि जैसे मानो कि ये फीमेल का यूट्रस है, ये हमारा विजाइना है और ये हमारा सर्विक्स है। तो यहाँ पे आके ऐसे करके क्या होगा, हमारा कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम क्या होता है, लगता है, ठीक है। तो ये जो फीमेल कॉन्डम होगा, ये जो सर्विक्स के साइड वाली जो ओपनिंग होगी वो क्लोज होगी और जो मेल की साइड वाली जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी, ओपन होगी, ठीक है। तो जब यहाँ से हमारा इंटरकोर्स के वक्त यहाँ पे हमारा बॉडी में सीमेन जाएगा तो सीमेन कहाँ तक रह जाएगा? ये सिर्फ हमारा उस जो कॉन्डम होगा उसी के अंदर सारा सीमेन रह जाएगा, वो फीमेल की बॉडी में वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो मेल कॉन्डम क्या करेगा? वो पीनस को कवर करेगा। फीमेल कॉन्डम क्या करेगा? वो विजाइना को और सर्विक्स को कवर करेगा। दे आर नॉन रीयूजेबल एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। कैसा होगा? ये नॉन रीयूजेबल है, इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब ये डिस्पोजेबल होगा, एक बार करके फेंक दो, ठीक है। फिर सेल्फ इंसर्टेड, इसको जो यूजर है वो खुद इंसर्ट कर सकता है अपनी बॉडी में। नेक्स्ट, दे आल्सो प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी डिजीज जो कैसे थ्रू मतलब सेक्स के थ्रू फैल रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत ज्यादा एड्स सुना है, एड्स होता है, HIV होता है, हेपेटाइटिस बी, ये सब जो डिजीज है ये कैसे फैल रहे हैं? दे आर ये फैलते हैं कैसे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। यही हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कैसे प्रिवेंट कर रहा है? अब एक बात बताओ, अगर मेल कॉन्डम को यूज कर रहा है तो वो अपने पीनस में डालेगा तो सारा जो सीमेन होगा वो कहाँ रह जाएगा? कॉन्डम में ही रह जाएगा। तो इससे वो फ्लूइड जो है वो फीमेल की बॉडी में, वो सीमेन जो है वो फीमेल की बॉडी में जाएगी नहीं। ये कब होगा? अगर मेल मान लो HIV से इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उसके अंदर का सीमेन अगर फीमेल की बॉडी में जाएगा तो वो फीमेल को भी इन्फेक्ट करेगा। अगर वो मेल कॉन्डम यूज करेगा तो वो जो सीमेन है उसका वो उसी के अंदर रह जाएगा, तो फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगा, तो इससे फीमेल इन्फेक्ट नहीं होगी, ठीक है। या फिर अगर फीमेल यूज कर रही है कॉन्डम को और अगर मेल इन्फेक्टेड है तो मेल इस कॉन्डम के अंदर जब इंटरकोर्स होगा तो सारा जो सीमेन होगा वो किसमें रह जाएगा? कॉन्डम में रहेगा, तो इससे फीमेल इन्फेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉन्डम्स क्या कर रहा है? दे ऑल्सो प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी ये प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि निरोध क्या है? एक पॉपुलर ब्रांड है फॉर मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम के लिए एक पॉपुलर ब्रांड है जिसका नाम क्या है? निरोध। बात समझ में आ गई? उसके बाद आता है हमारा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, ठीक है। ये जो तीन है हमारे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये हमारे फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। These are used to cover the cervix of female। ये क्या कवर करता है? ये विजाइना कवर नहीं करता, ये फीमेल का सिर्फ सर्विक्स कवर करता है। अब इसका जो डायग्राम या कुछ भी फोटोस वगैरह कह लो वो हमारे NCERT में नहीं दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सर्वाइकल कैप की वो फोटो डाली है गूगल से निकाल के, तो आप ऐसे देख सकते हो, वो कुछ ऐसे कैप जैसा दिखता है और वो सिर्फ क्या करेगा, ये जो हमारा सर्विक्स है, ये वाला जो सर्विक्स है ना, हम इसको यहाँ पे ऐसे करके क्या कर सकते हैं, सर्वाइकल कैप को ऐसे करके इंसर्ट करेंगे। कहाँ करेंगे हम? इस सर्विक्स में करते हैं। तो जब हमारा पीनस आता है तो पीनस क्या करेगा? इस सर्वाइकल कैप के अंदर जाएगा, ठीक है, और सीमेन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? उस सर्वाइकल कैप में इकट्ठा हो जाएगा और ये कहाँ इंसर्ट होगा? फीमेल की सर्विक्स में इंसर्ट होगा। दे आर रीयूजेबल, इसको फीमेल क्या कर सकती है? दोबारा भी यूज कर सकती है। दे आर मेड अप ऑफ रबर, ये भी किसका बना होता है? रबर का बना होता है, ठीक है। बट इट कैन नॉट प्रिवेंट STDs एज विजाइना इज नॉट कवर्ड। अब मानो यहाँ पे जब हमारा पीनस आएगा, ठीक है, जब इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा? इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा? विजाइना में हमारा सीमेन आ सकता है और अगर सीमेन में वायरस होगा तो वो विजाइना को इन्फेक्ट करेगा और जब विजाइना इन्फेक्ट हो जाएगा तो फीमेल भी HIV पॉजिटिव हो सकती है, फीमेल इन्फेक्ट हो सकती है। इसलिए जो हमारे ये डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है और जो वॉल्ट है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। बट जो कॉन्डम्स है उसमें क्या होता है? उसमें विजाइना भी कवर होता है और सर्विक्स भी कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और फॉर्म्स। स्पर्मिसाइडल, स्पर्मी मतलब स्पर्म और साइडल मतलब किल, मतलब ऐसे क्रीम्स, जेलीज या फॉर्म्स जो किसको किल कर देंगे? जैसे स्पर्म फीमेल की बॉडी में आएगा तो वो स्पर्म को किल कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसे हैं? केमिकल बैरियर्स नहीं होगा, दे आर केमिकल मेथड्स, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे केमिकल मेथड्स है, ठीक है। दे आर यूज्ड अलोंग विद फिजिकल बैरियर टू इंक्रीज इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। हम इसको किसके साथ यूज करेंगे? जो भी अगर कोई फीमेल कॉन्डम यूज कर रही है, मेल कॉन्डम यूज कर रही है, जो भी डायफ्राम वगैरह ले रहे हो या फीमेल पिल्स वगैरह ले रही है, तो उसके साथ हम इन केमिकल मेथड्स को यूज करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप अकेले इसको यूज करोगे तो थोड़ा मतलब चांसेस कम होता है कॉन्ट्रासेप्टिव होने का, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम इसे अकेले यूज नहीं कर सकते, इसको किसी के साथ, किसी भी बैरियर मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड के साथ हम इसको यूज करेंगे तो ये ज्यादा एफिशिएंसी शो करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट है हमारा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। जो इंट्रा
इंट्रायूटराइन डिवाइसेस है, ये किसके लिए है? ये फीमेल्स के लिए होता है और ये फीमेल्स के यूटरस के अंदर क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन, फीमेल वो यूटरस के अंदर, ठीक है। सो दीज आर वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल किया जाता है? आईयूडीज को इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर यूज्ड बाय दोज हु वांट स्पेस और गैप बिटवीन टू चाइल्ड। अब जैसे फीमेल को एक चाइल्ड हो, मतलब किसी भी कपल को एक चाइल्ड है, अभी वो दूसरे चाइल्ड में क्या चाहता है? गैप चाहता है, 2 साल 3 साल का गैप चाहता है, तो वो क्या यूज करता है? वो आईयूडीज यूज करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? फीमेल अपनी बॉडी के अंदर आईयूडीज को इंसर्ट करवा लेती है और डिपेंड करता है वो आईयूडीज कब तक के लिए उसने इंसर्ट कराया, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो उस हिसाब से उसमें क्या किया जाता है? उतने टाइम के लिए उस आईयूडी को इंसर्ट कराते हैं और फिर जब जिस टाइम पे फीमेल को कंसीव करना होता है, कंसीव मतलब दोबारा प्रेग्नेंट होना होता है, तो वो उस आईयूडी को क्या करती है? निकाल देती है, ठीक है। सो दीज आर यूज्ड बाय दोज हु वांट स्पेस और गैप बिटवीन टू चाइल्ड, ठीक है। दीज आर इंसर्टेड विद द यूटरस ऑफ फीमेल बाय नर्सेस और एक्सपर्ट डॉक्टर्स। ये जो हमारे आईयूडीज हैं ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होते, हम इसे खुद इंसर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 3 तरह के आईयूडीज हैं। सबसे पहले कौन सा है? नॉन मेडिकेटेड, फिर कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। तो कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग तो नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे आईयूडीज या ऐसे डिवाइसेस जो क्या रिलीज कर रहे हैं? कॉपर रिलीज कर रहे हैं। और हार्मोन रिलीजिंग में ऐसे डिवाइसेस जो क्या कर रहा है? हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में मतलब कोई भी कॉपर, कोई भी केमिकल फीमेल की बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल क्या है? लिपीज लूप। यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि मानो ये हमारा क्या है? ये फीमेल का वो है यूट्रस है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? लिपीज लूप टाइप का ये एक आईयूडी होता है जो कि ऐसे फीमेल में क्या करेंगे? यूट्रस में जाके ऐसे करके ये लूप बनाता है, ठीक है। और ये ना किसी भी केमिकल को सिक्रीट नहीं करता, इसमें से कोई भी केमिकल रिलीज नहीं होता, इसीलिए इसका क्या नाम है? नॉन मेडिकेटेड नाम है। मतलब कुछ भी केमिकल इसमें से रिलीज नहीं हो रहा है। तो फिर ये इफेक्ट कैसे आ रहा है? कैसे ये क्या करता है? देखो नॉन मेडिकेटेड इनका जो काम है ना आईयूडीज का, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फिंग ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म को क्या करते हैं? फिनिश कर देते हैं, मतलब एनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है? मतलब ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो स्पर्म को किल कर देंगे, मार देंगे, एनगल्फ कर जाएंगे, ठीक है। तो लिपीज लूप का काम क्या है? ये कोई केमिकल रिलीज नहीं कर रहा है। देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमारी बॉडी में हम कुछ क्या कहेंगे उसको, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल डालते हैं तो हमारी बॉडी उससे फाइट करती है, तो फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज रिलीज करती है, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, डब्ल्यूबीसीज एक्ट करते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज का या फिर किसी भी एंटीबॉडी ये सब जो केमिकल रिलीज करेगी तो वो क्या करता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसको फेगोसाइटोस कर जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? उसको फेगोसाइटोस कर जाता है। तो जैसे कि ये लिपीज लूप है, ठीक है। जैसे हमने इस फीमेल की बॉडी में डाला, यूट्रस में डाला, तो क्या हुआ? फीमेल की बॉडी में ये उसके लिए फॉरेन पार्टिकल हो गया, ठीक है। इसके लिए बॉडी क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, अपना डब्ल्यूबीसी रिलीज करेगी, एंटीबॉडी से कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज करेगी। तो उससे क्या होगा? जो भी इसकी बॉडी में क्या आएगा? स्पर्म आएगा। अगर कभी भी कोई स्पर्म आएगा तो उसको क्या कर जाएगा? एनगल्फ कर जाएगा, ठीक है। एनगल्फ मतलब किल करना, फिनिश करना, निकल जाना, बकायदा इसका जो मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी कॉपर रिलीजिंग, मतलब ऐसे वाले क्या कहेंगे उसको? ऐसे आईयूडीज जो क्या रिलीज कर रहे हैं? कॉपर रिलीज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका एग्जांपल क्या है? मल्टीलोड 375 और कॉपर टी और कॉपर 7। तो ये तो नाम से याद हो जाएगा, कॉपर टी और कॉपर 7। और एक हमारा क्या होता है? मल्टीलोड 375, इसको याद करना पड़ेगा। अब इनका काम क्या होता है? ये डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा? और इस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीज हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो देखो ये मैं बताती हूँ कैसा होता है। जैसे कि ये हमारा लिपीज लूप है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं? हमारा कॉपर टी होता है, तो कॉपर टी ना कुछ ऐसा सा होगा, ऐसे टी शेप का होगा, ठीक है। पहले तो ये हमको ऐसा दिखेगा, ऐसे करके ये कॉपर, और इसमें 2 ऐसे धागे होते हैं, ठीक है। और ये पूरी ऐसी स्टिक सी होती है, ठीक है। तो ये जैसी फीमेल की बॉडी में हम इंसर्ट करेंगे तो ये जो ऐसे 2 थ्रेड बाहर रह जाता है और ये जो हमारा वो कॉपर टी है ये ऐसे जाके खुल जाता है और ऐसा टी शेप का बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर टी। और अब ये क्या रिलीज करेगा? ये यूट्रस में रिलीज क्या करता है? कॉपर को रिलीज करता रहता है। अब कॉपर का काम क्या है? कॉपर क्या करेगा? अब जैसे इस फीमेल की बॉडी में स्पर्म आएगा, ठीक है, स्पर्म आएगा, तो स्पर्म की मैंने बताया था कल की लाइफ स्पैन कितनी दिन की होती है? 3 दिन की होती है। मतलब फीमेल की बॉडी में जो स्पर्म है वो 3 दिन तक ही जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर जितना ही तेज होगा, जितना ही तेज इसकी मोटिलिटी जितना ही ज्यादा होगी, जितनी तेज होगी, उतनी जल्दी एग के पास पहुंच के क्या करेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं? जो ये कॉपर रिलीज होता है, ये कॉपर क्या कर लेते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी को ही डिक्रीज कर देता है, ताकि स्पर्म अगर धीरे धीरे जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? देखो कैसे आ रहा है? कॉपर रिलीजिंग है ये, पहले कॉपर रिलीजिंग को हम यूट्रस में क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं, फिर ऐसे ओपन हो जाता है और टी शेप का बनता है। और टी शेप का बनने के बाद क्या करने लगता है? कॉपर रिलीज करता है। जब कॉपर रिलीज होगा तो जैसे ही बॉडी में स्पर्म आएगा तो क्या होगा? ये डिक्रीज करेगा मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म को मोटाइल नहीं होने देगा, मतलब उसकी स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। जब स्पर्म की स्पीड ही कम हो जाएगी तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और क्या करता है? स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लास्ट हमारा मेथड है हार्मोन रिलीजिंग। ये वाला मेथड थोड़ा सा ठीक है। तो
तो अभी क्या है हमारा ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करेगा, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो क्या रिलीज कर रहे हैं, हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। अभी हमने कॉपर रिलीजिंग वाला पढ़ा, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग वाले का एग्जांपल क्या है, LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। LNG का यहाँ पे हो जाएगा फुल फॉर्म लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20, ठीक है। इन दोनों में ही क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे हार्मोन्स जब हम फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो फीमेल की बॉडी में क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। जब हम हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज को डालते हैं फीमेल के यूट्रस में तो किसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा होता है। बट अगर आप नॉर्मली देखो, मतलब नॉर्मली फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन कब ज्यादा मिलता है हमको, फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन कब मिलता है, एक जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा होता है तो फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ज्यादा होता है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है और इससे हमारा प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये कब होता है, ये नॉर्मली होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये होता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल की बॉडी में बनता है, कब बनता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम आके आफ्टर ओव्यूलेशन जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बनता है और उसका काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करना, ठीक है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या करती है, शेड ऑफ कर जाती है और वही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हमारी हुई, क्या हुई, प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, एंडोमेट्रियम को थिक करना होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करना होता है, थिक करना होता है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रेगनेंसी से पहले ही फीमेल की बॉडी में क्या डाल दिया है, प्रोजेस्टेरोन डाला है। तो जब फीमेल की बॉडी में हम प्रोजेस्टेरोन डाल देंगे तो इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाता है। और ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले या फिर प्रेगनेंसी से पहले ही फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया, बहुत ज्यादा आ गया। यही काम क्या होता है, सर्विक्स में थिक म्यूकस फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है, थिक म्यूकस, बहुत ज्यादा थिक म्यूकस फॉर्म करती है। देखो बताती हूँ, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, हमेशा प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई होता है। पहला तो रीजन ये है क्योंकि उसको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक करके रखनी होती है ताकि बेबी जो हो वो इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे सर्विक्स होता है, यहाँ पे थिक म्यूकस बना देता है, क्या बनाता है, थिक, मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह को यूज करके बहुत ज्यादा थिक यहाँ पे क्या बन जाता है, ये थिक म्यूकस बनता है। अब इस थिक म्यूकस को सर्विक्स में क्यों बनाया जा रहा है, ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, बेबी इम्प्लांट है। अगर बेबी इम्प्लांट है तो ये सर्विक्स क्या कर रहा है, उस थिक म्यूकस की वजह से उस बेबी को होल्ड करके रख रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या बनता है, ये थिक म्यूकस बनता है और ये बनाता कौन है, ये प्रोजेस्टेरोन बनाता है। बात समझ आ रही है। अब अगर फीमेल की बॉडी में आप प्रेगनेंसी से पहले ही क्या कर दोगे, बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बॉडी में दे दोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो एंडोमेट्रियम का लेवल बहुत मतलब एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, थिक म्यूकस बन जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, एक म्यूकस इन सर्विक्स। और ये क्या बना देगा, ये स्पर्म एंट्री इनहिबिट करेगा, कहाँ पे, फीमेल की बॉडी में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर विजाइना में जैसे स्पर्म आएगा तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, सर्विक्स मिल जाएगा। तो जैसे वो ये म्यूकस मिल जाएगा तो इस म्यूकस की वजह से वो फीमेल की बॉडी में एंट्री नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे स्पर्म एंटर नहीं हो पाया। अब मान लो कभी अगर एंटर ले भी लिया तो तीसरा क्या होगा, मैंने कल भी बताया था, जो हाइपोथैलेमस होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलता है कि आप LH और FSH रिलीज करवाता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने बकायदा प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या दे रखा है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इसमें हमने प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 उसमें बहुत ज्यादा, मतलब प्रोजेस्टेरोन बहुत रिलीज होगा तो ये LH और FSH को क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। सॉरी, LH और FSH को नहीं, ये देगा हाइपोथैलेमस को क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब उसको रिलीज होने नहीं देगा। LH और FSH को फीमेल की बॉडी में रिलीज होने नहीं देगा। अगर इसको नेगेटिव फीडबैक देगा तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करेगा, और जब इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा तो फीमेल की बॉडी में LH और FSH रिलीज नहीं होगा। और LH का काम क्या है, ओव्यूलेशन का काम है। तो जब फीमेल की बॉडी में LH रिलीज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अगर FSH देखो, यहाँ पे ना LH निकल रहा है ना FSH निकल रहा है। और तुमको पता होगा जो हमारे ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, जो हमारे फॉलिकल्स इंक्रीज होते हैं, वही यहाँ पे क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन भी बनाते हैं। और एस्ट्रोजन का काम क्या है, थिन मतलब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर हमारा FSH नहीं रिलीज हो रहा है तो फॉलिकल्स भी नहीं बनेगा, और जब फॉलिकल्स नहीं होगा तो यहाँ पे जो हमारा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो अच्छे से नहीं बनेगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम का काम है इसका थिक करने का, बट वो थिक तब करता है जब पहले से वहां पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी हो। बात समझ में आ रही है। बट क्योंकि यहाँ पे FSH रिलीज ही नहीं हुआ है तो एस्ट्रोजन नहीं रिलीज होगा, और जब एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फॉर्म नहीं होगी। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इट मेक्स यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन को के लिए सुटेबल नहीं बनाता, किसको, यूटेरस को, मतलब यूटेरस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनती नहीं है। इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। इसने ओव्यूलेशन को इनहिबिट कैसे किया, जब फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, वो LH और FSH को निकलने के लिए नहीं देगा। तो इससे ये क्या इनहिबिट कर देगा, ओव्यूलेशन को। उसी को हमने क्या बोल दिया, एन ओव्यूलेशन। फिर मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म दैट इज फॉर्म थिक म्यूकस। ये क्या करेगा, थिक म्यूकस बना लेगा और स्पर्म की सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाएगा, मतलब उस लायक नहीं बना पाएगा कि स्पर्म उसमें से क्या ले पाए, एंट्री ले पाए। और गलती से कोई स्पर्म अगर घुस भी गया तो क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो एग भी रिलीज नहीं हुआ है। जब एग रिलीज ही नहीं हुआ है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये हार्मोन
रिलीजिंग आईयूडीज काम आता है। मैंने तुमको पहले बताया था कि जब प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा होगा तो ये क्या करता है, थिक एंडोमेट्रियम बना लेता है। बट थिक एंडोमेट्रियम बनाने के लिए अगर तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा तो पहले जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो कौन बनाता है, वो पहले से हमारा क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन पहले एक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद जब प्रोजेस्टेरॉन आता है तो उसको थिक करता है। बट क्योंकि यहाँ पे एफएसएच रिलीज नहीं हुआ, तो एफएसएच मतलब फॉलिकल्स, एफएसएच का काम क्या है, फॉलिकल्स डेवलपमेंट का, और फॉलिकल्स ही क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन को। तो जब फॉलिकल्स डेवलप नहीं होगा तो उसमें एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो यहाँ पे जो यूट्रस की लाइनिंग है वो फॉर्म नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, यूट्रस क्या हो जाएगा, अनसुटेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर क्योंकि एलएच नहीं है इस वजह से ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म दैट इज फॉर्म थिक म्यूकस, जो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म, वो स्पर्म को एंटर नहीं होने देगा, कहां पे, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे। तो इस तरीके से ये हमारा आईयूडीज भी यहाँ पे फिनिश होता है। तो आज की क्लास में हमने अपना बैरियर मेथड कंप्लीट किया, आईयूडीज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ओरल पिल्स खत्म कर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है और क्या था वो परमानेंट मेथड करेंगे, और हमारा ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पिल्स के बारे में और परमानेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊं, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।